सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। और मेरे साथ हैं तलहा जतोई जी। हुकूमत को तब्दील हुए 1 माह होने को है, लेकिन अब तक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग अभी तक ट्रेंड पर है। वैसे जिस बुनियाद पर नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था वो उस हवाले से डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया था साबका हुकूमत के लिए वो था महंगाई। और जिस हिसाब से महंगाई उड़ान भर रही है मुस्तकिल नई हुकूमत आने के बाद, उससे तो अल्लाह ही बचाए। तला अब वर्दा अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा रमजान था। ये पहली रमजान को असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, फिर हुकूमत नहीं बनी, फिर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर नए वजीर आजम का हलफ, फिर वजीर आला का हलफ, फिर इमरान खान का एहतजाज। ऐसा रमजान हमने आज तक नहीं देखा। और ऐसा रमजान जिसमें महंगाई का जिन हमेशा, खैर महंगाई हमेशा ही होती है रमजान में, लेकिन इस रमजान में जो महंगाई है वो हमें ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। परचेसिंग पावर लोगों की कम हो रही है, ईद की शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अशिया खुरनोश, खाने पीने की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। दाल खाना जो पहले गरीब की खुराक होती थी, दाल, वो अब रईस के लिए भी खुराक बन चुकी है क्योंकि दाल इतनी महंगी हो गई है। ओवरऑल बिजली के रेट आप देखिए, आज कराची के लिए जी 2 रुपए 4 रुपए 83 पैसे बढ़ाए हैं, पाकिस्तान के लिए 2 रुपए 80 पैसे बढ़ाए। महंगाई का जिन बेकाबू है, इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, मुल्क कहां जा रहा है। लेकिन पहले बड़ी खबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फिर इस्तीफे की डिमांड, कप्तान का एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान। पीटीआई एक बार फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी में है, हदफ कौन कौन बनेगा। बिलावल भुट्टो नाना के नक्शे कदम पर बतौर वजीर खारजा काबीना का हिस्सा बन गए। हल्फ बर्दारी के बाद जुल्फिकार भुट्टो से मवाजना हो रहा है। 1 माह में बिजली का दूसरा झटका, कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 85 पैसे तक महंगी। पेट्रोल के दाम भी बढ़ने का इम्कान, आवाम परेशान। और मां जैसी हस्ती दुनिया में कहीं नहीं। भारत में मां ने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, वीडियो वायरल है। और आज की बड़ी खबर यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान फिर एक्शन में है और वो कह रहे हैं कि अब होगा दमादम मस्त कलंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस्तीफा दें और उन्होंने इस्लामाबाद जाने की कॉल दे दी है। यकीनन साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारिजा का हलफ उठा चुके हैं। अगेन सियासत के मैदान में बेहतरी अपडेट्स आ रही हैं। महंगाई बेकाबू है, बिजली महंगी, अशिया खुरनोश महंगी। वर्दा अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही है। मुझे तो ये सुन के हैरत हो रही है कि अभी फिर से एक बिजली महंगी करने का पहाड़ टूट रहा है हम पर, आवाम के ऊपर। अब आगे देखें क्या होगा। फिर अभी ईद भी सर पे है और फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा, सब्सिडीज हटा ली गई हैं। अल्लाह जाने क्या होगा। खैर, हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर, उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो सीनियर रहनुमा हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहले तो मैं आपसे पॉलिटिकल सिनारियो पे सवाल पूछ लेता हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं इमरान खान जो हमेशा ऑपोजिशन में रहते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। सड़कों पर जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो ट्रेजरी बेंचेस पे कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है। तो दोबारा उन्होंने ऐलान कर दिया इस्लामाबाद जाने का। क्या होने वाला है, कौन कौन निशाना बनेगा अब, खावर साहब? जनाब, अच्छा देखिए, आज बिलावल भुट्टो जो हैं, बिलावल जरदारी साहब, वो आज शहबाज काबीना का हिस्सा बन गए। और मेरे ख्याल में उनके हलफ उठाते ही पीपल्स पार्टी से मैं समझता हूँ कि आज भुट्टो साहब और उनकी फ़िलॉसफी जो है मुकम्मल तौर पे माइनस हो चुकी है और उसकी मुकम्मल जगह जो है अब वो जरदारी साहब ले चुकी हैं। और मैं हैरान हूँ कि ये वक्त उनको कैसा दिखाया और पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं कैसे इसको डाइजेस्ट करेंगे। बहरहाल, दूसरी तरफ ये है कि ये जो हुकूमत है, आपने पहले जिक्र किया महंगाई का, लोड शेडिंग का। देखें, ये भी लोगों के सामने एक बात आ गई कि हुकूमत जो है इस वक्त की, जो कल की अपोजिशन थी, ये सिर्फ एतराज़ बराए एतराज़ उठाते रहे और इनकी नाअहली इस लेवल के ऊपर है कि आते ही मुल्क के ऊपर एक लोड शेडिंग का बदतरीन बहरान क्रिएट कर दिया। और ये कहती हैं कि जी हम बिजली छोड़ के गए थे, तो भाई जब तक इमरान खान साहब थे तो उस वक्त तक बिजली तो सारी आ रही थी। ऐसा क्या आपने किया है? और उसकी वजह सबको पता है।
उसकी वजह ये है कि LNG के कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ॉल्ट हुए, इन्होंने सिस्टम के अंदर जो गैस थी वो उनको दी नहीं, वो हमारा जो फर्नेस ऑयल के रिजर्व थे वो ख़त्म हो गए और पूरे मुल्क में एक बदतरीन बहरान है। लोगों को डीजल नहीं मिल रहा, लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही और मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत 2 हफ्ते के अंदर ही जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। अब देखिए ऐसी सूरत हाल के अंदर खबर साहब, पेट्रोल की डीजल की शॉर्टेज में इस हुकूमत का कैसे हाथ है, मुझे एक्सप्लेन करें, मैं थोड़ा सा जाहिल पाकिस्तानियों में से एक हूँ सर। देखिए डीजल का इसलिए हाथ है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल है। बेसिकली ये है कि जब ये IMF के पास गए और उन्होंने ये इंदिया दिया कि इमरान खान साहब ने जो सब्सिडी दी थी वो सब्सिडी जो है हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो लोगों ने ज़ख़ीरा गोजी शुरू कर दी। अच्छा, 2 चीज़ें इस पर करनी चाहिए, तो 3 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि अगर खान साहब ने लोगों की भलाई के लिए सब्सिडी अनाउंस की थी तो आपको सब्सिडी के लिए लड़ना चाहिए था, जाकर IMF में बात करनी चाहिए थी, घुटने नहीं टेक देने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये गैर यकीनी सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए थी ताकि लोगों को ये मौका ना मिलता। और तीसरी बात है रिट ऑफ द गवर्नमेंट। आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते रहे, अगर लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं डीजल की तो आप क्रैक डाउन करें, लोगों से पूछताछ करें कि आप बिल्कुल ये माफिया का राज चलने देंगे और लोग जो है वो भागते फिरेंगे। तो ये टोटल जिम्मेदारी जो है ये इस वक्त हुकूमत के ऊपर आयद होती है और मेरे ख्याल में ये इस बहरान को अभी तक तो काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। खबर साहब ये बता, जी बोलिए खबर साहब। जी आप पूछिए। जी मेरा सवाल था खबर साहब आपसे ये कि जैसे महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और आप खुद भी बात कह रहे हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि नई हुकूमत डिलीवर करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई जिस बेसिस पे उन्होंने PTI की हुकूमत को ख़त्म किया था। तो अभी आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और जल्द इलेक्शन करने का ऐलान भी कर रहे हैं। तो जब इंटरिम हुकूमत आएगी यहाँ पे और वो मज़ीद महंगाई कर देगी तो फिर आप लोगों को नहीं लगता उस वक्त आपकी हुकूमत आ गई तो आप लोगों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंटरिम हुकूमत तो सब्सिडीज नहीं देगी ना, वो तो जो कहेगा IMF वो मान लेगी। देखिए इंटरिम हुकूमतों के साथ IMF कभी मुज़ाकरात नहीं करता। IMF भी मुज़ाकरात उस गवर्नमेंट के साथ करता है जो उससे रिफॉर्म पे एग्री कर सके, जो रिफॉर्म करने की सलाहियत रखता हो। अगर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो IMF का जो प्रोग्राम है वो सस्पेंड होगा और उसके बाद जो नई मुंतखब हुकूमत होगी जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम नेगोशिएट कर सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जब IMF के साथ अपनी कंडीशंस नेगोशिएट की उस वक्त साथ ही मुल्क के अंदर कोविड आ गया, वो प्रोग्राम भी सस्पेंड हुआ और बदतरीन हालात के अंदर हमने इकॉनमी को स्टेबल किया, हमने स्ट्रक्चरल बैलेंस लाए, हमने बरामदात बढ़ाई, रेमिटेंसेस बढ़ाई और उसके बाद जब ये आलमी बहरान हुआ, आलमी मंडी में तेल की कीमतों का, तो फिर हमने स्टैंड दिया। देखिए एक अच्छी हुकूमत की निशानदेही ये है कि जब आपके पास स्पेस हो तो आप मुश्किल फैसले करें और जब आपकी आवाम मुश्किल में हो तो आप ये हौसला रखें, आपकी इतनी कमर हो कि आप आलमी इदारों के सामने डट के जो है उनको डिफेंड करें और आप कहें कि ये हमारी रेड लाइन है, ये हम क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारे आवाम का मफाद शुरू होता है। सही, बिल्कुल। लेकिन खबर साहब मैं यहाँ स्पेशली मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात कर रही हूँ कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ओवरऑल कीमतों में इजाफा होता है। मैं यहाँ से स्पेशली पेट्रोल की बात कर रही हूँ जिसकी कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। देखिए पेट्रोल की कीमत में अगर हुकूमत ये बम गिराएगी और ये इतना इजाफा करेगी तो ये महंगाई का जो जेन है ये मुकम्मल तौर पे इनके काबू से बाहर हो जाएगा। अभी आपने देख लिया है कि बिजली के नरखों में क्या इजाफा हुआ है। ये पिछले 2 हफ्ते जब से हुकूमत आई है ये दूसरी दफ़ा ये इजाफा हुआ है बिजली के नरखों के अंदर। और आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे तो लोग कहाँ से लाएंगे? एक तरफ आप मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत की बात आती है तो बैठ जाती है, खुद आप उसमें मुलव्वस हैं। लोग तो इस वक्त लार्जर नेशनल इंटरेस्ट से निकलना चाहते हैं, ऊपर से आप लोगों को सजा देंगे इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ उठाने के लिए कि उनके लिए आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, उनके लिए आप महंगाई बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये होश के नाखुन लेने चाहिए। और इस वक्त जो काबीना है वो काबीना अगर आप देख लें तो कोई भी जो सेन शख्स है वो ये समझ सकता है कि ये काबीना डिलीवर नहीं कर सकती, जिसके अंदर लोग ज़मानती हैं, जिसके अंदर भांत भांत के लोग हैं, जिनका कोई एक मिशन और विजन नहीं है, जिनके दिल में आवाम का कोई दर्द नहीं है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पे हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक गवर्नमेंट आए जो आवाम के मैंडेट के साथ आए और वो ये तमाम मामलात जो है आगे लेके चले। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहब। बिल्कुल एक हुकूमत आए जो आवाम की आवाज़ बन के सबको में आगाह करे, आवाम की आवाज़ बन के फैसला करे। सितारे क्या कहते हैं, हुकूमत किस करवट जाएगी, किस करवट बैठेगी या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारी फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उनसा, अस्सलाम वालेकुम।
जी उनसा बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने 20 लाख लोगों का दावा किया, उनको दावत दी है कि वो इस्लामाबाद उनकी कॉल पे आएँ। तो आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? उनसा आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ जी जी हम उनसे से बात कर रहे थे। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हम तक। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि उनसे लाइन अप करें। हम बात ये कर रहे थे कि सवाल था हमारा कि दोबारा से लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। खान साहब ने दोबारा से कहा है कि 20 लाख लोग वहाँ पे आएँ, बल्कि उनसा शाह आ गई हैं हमारे साथ, उनसे ही दोबारा सवाल कर लेते हैं। जी उनसे आपको आवाज़ क्लियर आ रही है अब? चलें जी, लाइन ड्रॉप हो गई, कुछ टेक्निकल इशू है। जी जी हैं, लग रहा है यहाँ पे कुछ मसला चल रहा है। जी उनसा आपका आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी उनसा आपको आ रही है वीडियो? आ रही है वीडियो आवाज़? जी जी बिल्कुल आवाज़ क्लियर आ रही है। मुझे लग रहा है अब सितारे मिल गए हैं हमारे। देखिए आपके जो सितारे हैं काफी ऊंच पर दिखाई, कार्ड्स भी मिले जो हैं काफी। आप अगर कार्ड्स दिखा देंगी तो अच्छा, चलें आप रिपीट कीजिए। जी तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी फेम का कार्ड होता है, मकबूलियत का कार्ड होता है। हर दिल अजीज हुए हैं इमरान खान साहब इन वक्त लोगों के। तो जहाँ तक उनकी इस्लामाबाद रैली की बात है या एहतजाज की बात है, तो मुझे लगता है लोग जो हैं काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाएंगे वहाँ पर। और के पास सही चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनसा के बकौल काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत में इजाफा हो रहा है खान साहब की और लोग काफ़ी हद तक जाएंगे, लेकिन देखना ये कि होता क्या है आगे लॉन्ग मार्च में। तलहा यकीनन। खैर शो में आगे बढ़ते हैं इस वक्त और अब बात करेंगे एक ऐसी खातून की जो पाकिस्तान के लिए किसी असासे से कम नहीं। न सिर्फ वो खातून, उनका पूरा घराना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा, बहुत बड़ा एसेट है। मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस ईदी की। बिल्किस ईदी का दुनिया से जाना पाकिस्तान में हज़ारों बच्चों को यतीम कर गया। बिल्किस ईदी ने हज़ारों बेसहारा बच्चों बच्चियों को सड़क से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बिल्किस ईदी ने 28 साल पहले भी बच्ची को ज़मीन से उठाया था। मुझे इस वक्त बड़ी खुशी है कि राबिया बानो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राबिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, लोग समझते हैं कि जो ऑर्फनेज में, जो यतीम खानों में जो बच्चे रहते हैं, जो ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है। आपका बचपन कैसा गुजरा, कैसा था वो सफ़र जो आपने बिल्किस ईदी के साथ गुजारा? वालेकुम सलाम। मैं पहले ये मिटाना चाह रही हूँ कि मैं ईदी फाउंडेशन में सिर्फ 1 या 2 दिन थी। मुझे गोद लिया गया था न्यूयॉर्क में, मैं पाल पोस के में बड़ा हुई। तो ये एक गलत फहमी को मैं मिटाना चाह रही हूँ। आई वॉज बोर्न, तो मैं झूले की बच्चे हूँ, लेकिन मुझे 1 या 2 दिन बाद मुझे अडॉप्ट किया गया था। राइट राबिया, एनी मेमोरीज ऑफ बिल्किस ईदी दैट you'd like to share with us? बाद में आपकी मुलाकात होती रही? एब्सोल्युटली। हमारा आना जाना बहुत था। मेरे मम्मी, मेरे डैडी मोहम्मद और आमना उस्मान, जिन्होंने मुझे गोद लिया, मुझे ले जाते थे पाकिस्तान या ऑर्फनेज में ले जाते थे। कहते थे कि देखो ये तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारा हकीकत है, हमने तुम्हें यहाँ से उठाया और हमें बच्चे की ज़रूरत थी और तुम्हें माँ बाप की ज़रूरत थी, और हमारा एक प्यार भरा एक माहौल है। और ये एक बड़ी अम्मी, आपकी बड़ी अम्मी होती है मिसेस बिल्किस ईदी, उनके वजह से है। तो हमारा आना जाना बहुत था। अच्छा राबिया, आप ये बताइएगा कि आपकी बिल्किस ईदी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देखने को हमें मिली है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैचमेंट थी उनसे। वो किस तरह की नेचर में थी, जिस तरह से हम उनको कहते हैं कि भाई सबके लिए वो एक माँ का किरदार अदा करती थी, तो उनकी पर्सनल, अगर आप उनके करीब थी तो आप कुछ शेयर करेंगी उनकी मेमोरीज हमारे साथ? बिल्कुल, बहुत मजाकिया, बहुत उनको मजाक करने की बहुत आदत थी। वो बड़े प्यार से रखती थी उनको। आप सोचें, एक शख्स जो हर बच्चे का नाम याद रखना, कि देखो मेरे सारे जो बच्चे ईदी ऑर्फनेज में हैं उनका नाम रखना, उनका सहारा देना, उनको प्यार देना, वो ऐसी थी। वो सबकी माँ थी, मेरी भी बड़ी अम्मी थी वो।
राबिया, बिल्किस इज़ नो मोर, अब वो हमारे दरमियान नहीं रही हैं, वो जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। अब डू यू थिंक उनका मिशन आप बढ़ाएंगी या हमें बढ़ाना चाहिए? हु शुड कम फॉरवर्ड टू टेक हर मिशन अहेड? हम सबको बढ़ाना चाहिए, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की वो एक शान थी, अब आज इस दुनिया में नहीं रही। जैसे बड़े अब्बू हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका काम अभी जिंदा है, अभी भी जारी है। तो जो लोग इंसानियत का काम करते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनका मदद करना चाहिए। राबिया, आप हमेशा से अब्दुल सत्तार ईदी को बड़े अब्बू और बिल्किस ईदी को बड़ी अम्मी कहती थी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि तुम्हारे बड़े अम्मी अब्बू हैं। हाँ स्वीट। अच्छा राबिया, मुझे अभी बताइए, जैसे कि हम सब बात करते हैं कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने माशरे के लिए, कुछ अच्छाई करना चाहते हैं। आप उस झूले का हिस्सा रही हैं, आप एक ईदी होम से निकल के फिर आप माशाल्लाह आज इतनी बुलंदियों को, कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। तो पर्सनली आपके अंदर कोई एक ऐसी विश है जो आप कंटिन्यू करना चाहती हैं बिल्किस ईदी के नाम पे या ईदी फाउंडेशन के नाम पे, या यूथ को कोई मैसेज देना चाहती हैं जो आपके अपने अंदर की बात हो? बिल्कुल, हमें ये झूलों का बच्चा का हमें साथ देना चाहिए। आज अभी भी बच्चे हैं, बेशुमार बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनको माँ बाप की ज़रूरत है, जैसे कि मैं थी। तो हम उनका साथ दें, हम उनको प्यार दें, हम अडॉप्ट करने का हमारे पास है तो हम अडॉप्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको तालीम दें। देखें, आज मैं इस वजह से हूँ बिकॉज़ मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे अडॉप्ट की, मुझे न्यूयॉर्क में पाल पोस के बड़ा किया, तालीम दी, प्यार दी। हर बच्चा का हक है कि उनको प्यार मिले, उनको माँ बाप हो, उनका तालीम हो, उनको एक दुनिया में एक जगह मिले। बिल्कुल। राबिया, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी बच्चियां इस वक्त भी बिल्किस ईदी के सेंटर्स में हैं और वो आपको बहुत इंस्पिरेशन की नज़र से देखती हैं। जब वो आपको देखती हैं तो वो सोचती हैं कि हाय, हम भी एक दिन न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, हम भी इंशाल्लाह एक दिन इतनी बड़ी नौकरी पर लगेंगे, हम भी इंशाल्लाह इतना बड़ा मकाम पाएंगे। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? कुछ भी हो सकता है, दुआ करो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारे बड़ी अम्मी की दुआएं हैं, हम सब की। मैं यही सोचती हूँ कि देखो, मेरे 3 माँ हैं, एक जो सगी थी जो पाल नहीं सकी मुझे, उसकी दुआएं हैं, बड़ी अम्मी की दुआएं हैं, और मेरे जो अडॉप्टेड माँ हैं आमना उस्मान, उनकी दुआएं हैं। तो हम सब दुआओं के साथ चल रहे हैं और तुम्हारे साथ बस अल्लाह पे यकीन रखो और तुम भी आगे बढ़ोगे, बिकॉज दुआएं हम सब की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। और हाउ ऑफन डू यू यूज्ड टू विजिट योर बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू को? आप कितना वैसे रेगुलरली विजिट करती थी राबिया? तो वो उनका आना जाना भी था न्यूयॉर्क में, उनका एक फाउंडेशन का हिस्सा न्यूयॉर्क में भी है, तो उनका आना जाना बहुत था और मेरा पाकिस्तान आना जाना बहुत रहा है। तो आप एक्टिव रोल प्ले करती हैं राबिया टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आगे आए और इन बच्चों को अडॉप्ट करें और इनको एक अच्छी लाइफ मिले? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डू यू प्ले दैट एक्टिव रोल राबिया? पहले तो मेरे अब्बू ने एक्टिव रोल प्ले किया बिकॉज आफ्टर आई वाज अडॉप्टेड, मेरे डैडी जो पैरालीगल है, उन्होंने 200-300 बच्चों को और अडॉप्ट करवाया गया, उन हेल्प की जो इंटरनेशनल अडॉप्शन। बिल्कुल, तो पहले मेरे डैडी ने बहुत किया, उनकी बहुत हेल्प की। इस वजह से हमारा राब्ता आना जाना और राब्ता रहा, आना जाना रहा, बिकॉज न्यूयॉर्क में डैडी मौजूद थे इंटरनेशनल अडॉप्शन पेपर वर्क करने के लिए। तो जो भी अम्मी जो माँ बाप जाते थे पाकिस्तान, कहते थे हमें बच्चा चाहिए, इंटरनेशनल अडॉप्शन के कागजात बहुत मुश्किल हैं, तो डैडी ने बहुत साथ दिया। तो ये चीज़ अब मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। मैं लोगों को कहती हूँ कि देखें, आपको बच्चा चाहिए, आपको बच्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी है, आपको बहुत बेशुमार बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनको माँ बाप की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। राबिया, ये रमज़ान का मुबारक महीना है और लोग डोनेशन, ज़कात, खैरात बहुत बढ़ चढ़ कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से अपील करें कि अब्दुल सत्तार ईदी की जो फाउंडेशन है उसको बढ़ चढ़ के उनको एहतियात, सदकात, अपने ज़कात दें, क्योंकि यकीनन जो काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई और इस लेवल पे काम कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी नहीं कर सकता है आज तक। देखें, हमारा गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही, तो वो ईदी फाउंडेशन है जो आगे बढ़ा रहा है, बच्चों का ख्याल रख रहा है। तो मैं सबको दरख्वास्त करना चाह रही हूँ कि रमज़ान का वक्त है, मुबारक का वक्त है, आप साथ दें। ईदी फाउंडेशन अभी भी जिंदा है, ठीक है, अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन काम अभी जारी है। ईदी फैमिली अभी भी इंसानियत का काम आगे बढ़ा रही है और हमें उनका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया बीबी मौजूद थी और ब्यूटीफुल मैसेज उन्होंने दिया है। अल्लाह ताला तमाम तर उन बच्चों को कामयाब करे जो आज भी ईदी फाउंडेशन में है, जो वालिदैन की मुंतज़र हैं। और मैं उस्मान साहब और आमना जो राबिया के पेरेंट्स हैं जिन्होंने राबिया को अडॉप्ट किया था, उनको भी सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से 200-300 बच्चों को अडॉप्ट किया गया फ्रॉम ईदी फाउंडेशन दुनिया भर में। ग्रेट जॉब गाइस, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कायम दायम रखे। एक ब्रेक के बाद होगा डालडा का दस्तरखान। देखते रहिए दुनिया भर।
This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं डालडा का दस्तरखान और मैं और सुमैया मौजूद हैं आपके साथ। कैसे वालेकुम और आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल, और आप लोग कैसे हैं? आपका फीडबैक हमें मिल रहा है। आई एम ग्लैड कि आपको हमारी रेसिपीज इतनी अच्छी लग रही हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें लाइव कॉल्स कर रहे हैं और कुछ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। फोर्टाली गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास हैं और जियोर के हमने आपको वार्डरोब्स जो हैं वो गिफ्ट किए और क्या चाहिए आपको, ईद करीब है, हमने गिफ्ट्स की भरमार कर दी है, देना शुरू कर दिए, ईद देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, हमने ईद देना शुरू कर दी है। और जहाँ बात आ रही है ईद की, तो फिर क्यों ना ईद से रिलेटेड ही कुछ रेसिपीज बनाई जाए। बिल्कुल वर्दा, तो आप क्या बना रही हैं ईद की रेसिपीज में? देख, कल हमने आपको बनाना सिखाया था पाइनएप्पल खीर। बिल्कुल सही है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं ईद की ट्रॉली की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको जैसे सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर हमें ईद पे होता है ना, हल्की फुल्की भूख लग रही होती है, गेस्ट आए हुए होते हैं, तो ईद की एक ट्रॉली बाकायदा सजती है। मेरे घर में तो ये होता है। बिल्कुल, मेरे घर में बाकायदा ईद की एक ट्रॉली है, हम डाइनिंग टेबल सजाते हैं प्रॉपर, जिसमें आपके छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, कोल्ड सैंडविचेस जिसे हम कहते हैं, वो भी हम रखते हैं। एग्जैक्टली, कि आप उसको क्लिंग फिल्म में रैप करके इजीली आप अपने प्लेटर्स में रख दें और जिसको जब भूख लगे वो उठा के खा ले। शीर खुरमा रखा हुआ होता है, पूरियाँ रखी होती हैं। ईद की याद आ गई। कुछ ही दिन रह गए हैं, ये माह रमज़ान अपनी तमाम बरकतों और तमाम जो कहते हैं ना खैर के साथ आगे रवाना हो रहा है, रुखसत हो रहा है और ईद करीब आ रही है, तो रेसिपीज भी बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत मजे की रेसिपीज और फास्ट हो गई हैं। और हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी आपको तारुफ करवाएंगे। और डॉक्टर मसूद अली राजपाल हमारे साथ हैं, एस्थेटिशियन हैं। और वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बड़ा मसला है और बड़े लोग करवा भी रहे होते हैं, थोड़ी टिप्स भी आपसे लेंगे और थोड़ा पूछेंगे भी कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है या कितना महंगा है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारे मेल व्यूवर्स हैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज खास तौर पे हम उनसे रिलेटेड बात करें, क्योंकि हम खवातीन की तो बात करते ही हैं, हेयर फॉल की हम रेमेडीज भी बताते हैं, टिप्स भी बताते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि एक सवाल है कि मर्द हजरात की कौन मदद करे, उनके सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं, जेनेटिक इशू भी होता है, तो इन तमाम सवालात के जवाब वैसे मर्द हजरात की जो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें हैं, खास तौर पर तो सैलून्स ओपन हो गए हैं, तमाम वो ट्रीटमेंट्स जो कि खवातीन के होते हैं वो मर्द हजरात भी ले रहे होते हैं। ये पहले था कि खवातीन बदनाम है कि ईद आने से पहले वो 2 से 3 दिन पहले खवातीन जो है पार्लर का रुख कर लेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मर्द हजरात भी सैलून्स का रुख करते हैं और जब शादी होती है तो भी वो दोपहर से जाकर सैलून में बैठे हुए होते हैं, तो ये बात तो 100%। और शादियां भी जैसे करीब आ रही हैं, ईद के बाद बहुत से लोगों की शादियां हो रही होती हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आजकल तो बल्कि बैंक अकाउंट डॉक्टर साहब कि सिर्फ कोई उम्र का वो नहीं है, बच्चों में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। सही, बिल्कुल। अच्छा चलें जी डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा सी इजाजत दीजिएगा, 2 से 3 मिनट आपसे लूंगी ताकि हम थोड़ी रेसिपी बता दें अपने व्यूवर्स को, फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं और साथ साथ हमारी रेसिपी भी बनती रहेगी। तो बात हो रही थी ईद की, तो आज हम बना रहे हैं चिकन फहीता सैंडविचेस। फहीता सैंडविचेस, फहीता फ्लेवर बहुत से लोगों को पसंद होता है, बहुत यमी भी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। मैं आपको यहाँ पे फहीता सीजनिंग किस तरह से बना के आप स्टोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगी पहले, और साथ साथ फिर मैं आपको बताती रहूंगी कि चिकन की मैरिनेशन हमने कैसे करनी है। सही, मुझे पीछे से एक टेबल स्पून अगर मिल जाएगा तो मैं आपको पहले बता दूं कि फहीता सीजनिंग आप कैसे बना सकते हैं। ये लीजिए। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप ले लीजिए पेपरिका पाउडर, मैं ये एक एम्प्टी बोल ले लेती हूँ यहाँ पे एक प्याले में। अच्छा, ये आप एयर टाइट कंटेनर में बना के भी रख सकते हैं, ठीक है। पेपरिका पाउडर आपको चाहिए ½ टेबल स्पून। ये मैं फहीता सीजनिंग बना रही हूँ, प्लीज मेक श्योर नोट डाउन कर लीजिएगा। ½ टेबल स्पून जीरा पाउडर। अच्छा, जीरा पाउडर भुना हुआ नहीं है, नॉर्मल जीरा पाउडर है, तो जरूरी नहीं कि आपको भूनने की जरूरत हो, ठीक है जी। अच्छा, काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। गार्लिक पाउडर जाएगा ½ टेबल स्पून। एक और दफ़ा मैं रिपीट कर रही हूँ, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर और जीरा पाउडर, ये तीनों चीज़ें जाएंगी ½ टेबल स्पून। सही है। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट या फिर हस्बे जायका। ये आपकी फहीता सीजनिंग हो गई तैयार। अगर इसको थोड़ा सा आपने चटपटा या स्पाइसी बनाना है तो इसमें आप ½ टीस्पून या 1 टीस्पून तक आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट, ये तैयार हो गई है। दैट्स इट, ये तैयार है। और आप इसको रख सकते हैं, बना के स्टोर कर सकते हैं। आप बना के इसको एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए, एयरटाइट जार में रख लीजिए। जब भी आपने फहीता पास्ता बनाना है, फहीता चिकन बनानी है, फहीता पिज्जा बनाना है, आपने सैंडविचेस बनाने हैं, आप ये डबल द क्वांटिटी आप जितना आप बनाना चाहें, जैसे मैंने ½ टेबल स्पून का रेशो लिया, आप 1 टेबल स्पून के रेशो से कर लीजिए। जितना आपको स्पाइसेस पसंद है, जितना आप स्पाइसी खाते हैं। लेकिन ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलाकर, चारों इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, इससे देखिए फहीता सीजनिंग हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, और फ्रेश
ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ पे 200 ग्राम चिकन है, जूलियन कट की हुई है मैंने, बोनलेस चिकन ले ली है। पहले हम फहीता की सीजनिंग मैरिनेशन करेंगे फहीता की। ये देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसको जूलियन में कट कर लिया, क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं ताकि आसानी से ये सैंडविच में लग जाए, कि इसको भी मैं करूँगी चॉप। ठीक है। अच्छा, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट जस्ट हाफ टी स्पून, क्योंकि ऑलरेडी गार्लिक पाउडर हमने उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है। और जो फहीदा सीजनिंग मैंने बनाई है ये मैं डालूंगी इसमें 1.5 टेबल स्पून। ये होल नहीं जाएगी? ये होल नहीं जाएगी। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसलिए डाली कि मुझे थोड़ा सा मसाला तेज चाहिए, क्योंकि हम इसको पकाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे मेयोनीज में। ओके। तो स्पाइस थोड़ा सा लेवल आपने बैटर बनाएंगे जो तेज रखना लगेगी सैंडविचेस में। क्योंकि ये 200 ग्राम चिकन थी तो इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। अगर आपको मज़ीद तीखा चाहिए तो आप ये पूरा भी इसमें मिक्सचर डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं, फिर इसको हम तवे पे फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट, ये हो गया। दैट्स इट। अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। झटपट वाली रेसिपी है, ईद की रेसिपी है। बिल्कुल बिल्कुल ईद के नहीं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा वर्दा, एक बात तो है हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि वर्दा की वाकई क्वालिटी है कि वर्दा कम इंग्रेडिएंट्स में एक अच्छी और एक मज़े की चीज़ बनाती हैं, कि क्योंकि होता ये कि अमूमन शेफ जो है इंग्रेडिएंट्स इतने रखते हैं कि उनको लिखने में और याद करने में आपको टाइम लग जाता है या आप भूल जाते हैं। नहीं, मेरी हमेशा, क्योंकि देखिए मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरी हमेशा से कोशिश होती है खासतौर पे उन ख़वातीन के लिए जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, फिर 10,000 काम उनको घर के भी होते हैं। तो अगर आप मसालों में उलझ के रह जाएंगे और इतनी लेंदी रेसिपीज बनाएंगे तो आप अपने लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? और फिर वो मसाले होते हैं जो कि ज़ाहिर आम घरों में दस्तयाब नहीं होते। एग्जैक्टली। तो वो बेहतर रहता है कि जो आपके घर में दस्तयाब है उन्हीं मसालों से ये सारा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, पेपरिका पाउडर हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, जीरा हो गया, हर घर में मौजूद होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी घर में मौजूद ना हो। गार्लिक पाउडर नहीं है तो लहसुन अदरक के पेस्ट, का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल 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 इजी हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे पैन गरम कर रही हूँ और मुझे आप डालडा का ऑलिव ऑयल प्लीज दी पास कीजिएगा सुमैया। साथ ही डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे आजकल यंग लड़के जो हैं जिनकी इतनी एज नहीं है, लाइक 18 से लेके हम 20 प्लस कर लें, उनके भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है जी। और जल्दी उनका हेयर सारा जो गंजपन हम कहते हैं वो हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? सही। अच्छा डॉक्टर, मैं इसमें चिकन ऐड कर दूं फिर आपसे जवाब लेंगे। बिल्कुल इस बात का मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ डालडा का पोमेज ऑलिव ऑयल। और ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि डालडा का जो पोमेज ऑलिव ऑयल है डायरेक्टली ये फ्रेशली इंपोर्ट किया जाता है स्पेन से, और इसके हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से आप इसमें इजीली डीप फ्राइंग या कुकिंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है जी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डालडा का पोमेज ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चिकन को कुक करने के लिए। डालडा का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो आप सैलड की ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तेल गरम जैसे ही होगा ऑलिव ऑयल हमारा यहाँ पे, मैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दूँगी। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलवाया इस प्रोग्राम में। और जैसे आपने सवाल किया कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो जो बाल गिरना है वो कोई डिजीज़ नहीं है। बाल गिरना एक जेनेटिकली बॉल्डनेस आ जाती है, मैटरन या पैटर्न साइड से ना, कहीं एक तरफ से भी जीन कैरी किया तो 18 प्लस जैसे उम्र इंसान की 18 तक चली जाती है, उसके बाद हमारा DHT लेवल होती है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो 18 प्लस किसी टाइम भी बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। आजकल तो हम तो पहले स्टडी में देखे थे 18, अभी तो 16 बाद भी जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। अब 16 प्लस क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल और हमारी ओरली डाइट सब चीज़ें कोई अच्छी है नहीं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले हमने देखा था कि मर्दों के ही बाल ज़्यादा गिरते थे, आजकल तो लेडीज़ के भी बहुत ज़्यादा और शायद वो वजह डैंड्रफ भी होती है जिसकी वजह से बाल। 2-3 वजूहात हैं डॉक्टर साहब, इसकी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आजकल क्या हम ऐसी डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी हो, या हम क्या, जो कि डॉक्टर के पास जब भी जाओ वो कहते हैं कि आपकी डाइट सही नहीं है, और फिर उसके बाद जो कुछ लोग खारे पानी का इशू भी कहते हैं, और फिर डैंड्रफ आ जाता है। पानी का देखिए कि पानी का तो बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, पानी का है, डाइट का है, और ज़्यादातर आजकल स्ट्रेस ज़्यादा है, और नींद की कमी वही लाइफ स्टाइल जो जैसे चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बाल गिरने लगे हैं ना इंसान के।
तो उसमें हर बंदा आजकल तो आ रहा है। पहले तो लेडीज़ की ट्रांसप्लांट नहीं होती थी, आजकल तो हमने पता नहीं कितने लेडीज़ के भी ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। अच्छा। और मेल के तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे होते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक आम सी बात है और आम सा तासुर है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगा खर्चा है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और बहुत तकलीफ दे भी है। हाँ, तो ये ज़रा बताएं कि किस तरह से, ये क्या वाकई बहुत ऐसा है कि अफोर्ड करना आसान नहीं है? ऐसे नहीं है, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अफोर्ड कर रहा है। अच्छा। लेकिन सबसे पहले हर बंदे को ये सोचना है कि कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आजकल तो आपको पता है जैसे सैलून वाले भी दूसरे हर बंदे के अपने टोटके शोटके आ गए हैं, उसके बाद जो है ना अनक्वालिफाइड डॉक्टर भी। अभी रिसेंटली हमारे बड़े अच्छे अदाकार हैं साजिद हसन, उनके साथ बड़ा मिसहैप हो गया था, उनका हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में उनका पूरा केस ही खराब कर दिया था। तो ये भी बड़ा आपने सही बात की, जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वॉच करें आपका डॉक्टर कैसा है और वाकई वो डॉक्टर है या डॉक्टर है नहीं। आजकल तो क्विक्स भी इस फील्ड के अंदर जो है ना इन हो गए हैं, जो कम रेट में आके जो है ट्रांसप्लांट करके और वे ऐसे ही ख़राब करके फिर दे देते हैं, फिर वही बंदा ढूंढता है कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि सबसे पहले अच्छे डॉक्टर को देखें, रिसर्च करें, उसके बाद ये काम करवा लें। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिनके यहाँ पानी का मसला है कि खारा पानी आता है, उनको तो मजबूरी है कि उनको खारे पानी से ही नहाना है, फिर उनका हेयर फॉल का इशू भी होगा, तो इससे बचने की कोई तरीका है जो आप बता सकते हैं, कोई टिप है? उसके लिए बेहतर यही है कि सबसे पहले जो हमारा पानी है वो सही साफ़ नहीं होता, तो मैं तो हर को एडवाइस दे देता हूँ कि उसमें एंटीसेप्टिक ज़रूर, जैसे डिटोल है, एक दो ड्रॉप्स मस्ट आप उसमें मिला लें, एक दो ड्रॉप्स आप ऑयल के मिलाएं। एंटीसेप्टिक आप यूज़ करना चाहिए। कहते हैं कि फिटकरी भी अगर आप बकेट में पानी ले लें, उसमें फिटकरी घुमा दें खारे पानी में और फिर थोड़ी देर बाद आप उससे शावर लें तो बालों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बहुत अच्छा है कि फिटकरी से जो है आपकी जो डस्ट है वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है, तो वो भी अच्छा है, पानी साफ़ हो जाता है, करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए ये भी सुनने को काफ़ी मिला है कि स्किन कैसी है आपकी, कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी डॉक्टर्स देखते हैं। ऐसे ही नहीं होता, पहले पूरा देखना पड़ता है कि प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो खुदा ना खास्ता नहीं हो जाएगी। तो वो भी ज़रा बताएं कि ये एक लेंथी प्रोसीजर है, एक टाइम टेकन प्रोसीजर है और किस तरीके से होता है, स्किन टाइप देखते हुए होता है? सबसे पहले तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पेशेंट्स की ना। अच्छा। जैसे आपने पहले बताया कि किसी के ख़राब हो गए थे, तो इसकी कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। अच्छा। इसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है और पूरा प्रॉपर एक डॉक्टर चेकअप करता है कि क्या इसका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस भी जाएगा या नहीं जाएगा, उसका डोनर कैसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए डॉक्टरी दे के सही तरीके से बता सकता है ना कि आपका ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस जाएगा। ये सारा टाइम टेकन एक प्रोसीजर होता है। हाँ। ये नहीं कि आप गए और बस नहीं ऐसे नहीं है, कम से कम 6 से 8 घंटे का ये प्रोसीजर है। उसमें एक बिल्कुल पेशेंट को रिलैक्स रखना होता है कि पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है या कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, तो उसको उस तरीके से हम जो है ना। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं सही रहता है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर ना ही करवा ले। तो बाकायदा प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसका कि आपके पूरे ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री चेकअप लिया जाता है, फिर उसके बाद डॉक्टर की ही मर्जी से आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं और खुद से डिसीजन ना लें। बराए मेहरबानी जो भी डॉक्टर आप चूज़ कीजिए वो प्लीज़ पहले अपनी जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए, रिसर्च कर लें, आप किसी से फीडबैक ले लीजिए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। पैसे थोड़े बचाने के चक्कर में अपना केस ख़राब करने से बेहतर है कि थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं लेकिन बात की जो परेशानी हो उससे बच जाए। तो डॉक्टर साहब सवाल करने के लिए हमारा नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल है अपने बालों से रिलेटेड, अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, तो आप वो कॉल भी कर सकते हैं। और ये कट भी हो रही है। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको, क्या कहते हैं, ये देखिए चिकन को हमने कुक किया, ठीक है, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का पॉमेज ऑयल डाला था डालडा का, और जैसे ही इसको थोड़ा तेल गर्म हुआ अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना आपने। चिकन मैंने ऑलरेडी बहुत छोटी जूलियन में कट की हुई है ताकि इजीली सैंडविच में लग जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़े बड़े साइज़ की चिकन ली हुई है, जैसे ही चिकन कुक हो जाती है मैंने उसमें आप देखें कैप्सिकम ऐड किया, यानी कि शिमला मिर्च बहुत बारीक काट के मैंने ऐड किया ताकि ईजिली बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें और मुँह में अलग से लंबे लंबे पीसेज ना आए, सिंगल बाइट में ईजिली खा लीजिए। और मैंने देखें दोबारा बताऊँ आपको, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया शिमला मिर्च को, जब स्टोव बंद किया तो सिर्फ इसको मैंने हल्का सा चला लिया ताकि एक क्रंच हो जाए। नहीं, एक क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में, खुदारा सब्जियों में एक क्रंच रखें, सब्जियों का गला ना दबा दें, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप देखें चॉपिंग बोर्ड मैंने ले लिया,
चिकन गल चुकी है, मैंने इसको बिल्कुल रफ चॉप कर लिया है इस तरह से एक छुरी के चॉपिंग बोर्ड की मदद से, ताकि क्या होगा हम इसको मेयोनीज में मिक्स करेंगे, जब सैंडविच में हम इसकी लेयरिंग करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी, इजीली खा ली जाएगी, चिकन बाहर गिरेगी नहीं, जब आप पकड़ेंगे या बाइट लेने की कोशिश करेंगे तो एक लंबा स्टेप चिकन का आ रहा है तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। ठीक है जी, हो गया। अभी दोबारा से मैं इस बोल में मिक्स कर रही हूँ और मेरे पास है यहाँ पे हाफ अ कप मेयोनीज। ओके, ठीक है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल पीआरपी बहुत ज़्यादा इन हुआ है कि ट्रीटमेंट जिससे आपकी हेयर फॉल रुक जाती है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्या वो ट्रीटमेंट भी बेटर है कि हम वो करवा लें जिनके हेयर फॉल का प्रॉब्लम है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले असल में क्या होता था कि पहले ट्रीटमेंट होते नहीं थे, पहले हम इंतज़ार करवाते थे कि ठीक है आपके बाल गिर जाएं उसके बाद जो है ना फिर हम ट्रांसप्लांट ही करेंगे। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया, ये पीआरपी प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन आ गया है, जिससे अर्ली स्टेज में हम पीआरपी करके इन्हीं बालों को बचा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ कुछ टाइम के लिए बढ़ जाए। और ग्रोथ फिर इससे होती है और सब न्यू हेयर ग्रोथ होती है उसकी? देखिए पीआरपी लेडीज़ के लिए तो न्यू रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेल में अगर हिस्ट्री में उनका कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो फिर नहीं होते, वो डॉक्टर्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है पीआरपी से रिलेटेड, मैं चाहूँगी कि थोड़ा डिटेल पे हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि पीआरपी पे कहते हैं कि अपना प्लाज्मा लिया जाता है, आपका ब्लड लिया जाता है, उसका प्लाज्मा बनाया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन बाज़ जगह या कुछ कन्फ्यूजन है, कोई मिथ से ये भी सुनने में आता है कि जब उसको इंजेक्ट करते हैं आपके हेड पे तो वो ठीक नहीं होता, या कोई बबल बन जाता है या आपका कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी इस बारे में भी आप डिटेल बता दें। ये बिल्कुल सही आपने कहा। इसके लिए डॉक्टर का एक अच्छा फोकस होना चाहिए कि किस किस जगह पे हमें इंजेक्टिंग करनी होती है और पीआरपी को किस तरीके से डॉक्टर बना रहा है, डॉक्टर्स के पास कौन सा सेंट्रीफ्यूज मशीन है और ग्रोथ फैक्टर्स की इसमें इंजेक्शंस डाइल्यूट होती है। सिर्फ प्लाज्मा ही काम नहीं करता, प्लाज्मा तो जस्ट जो है ना ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर है और जो सही नहीं वर्क हो रहा है जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। तो पीआरपी को एक अच्छे तरीके से बना के सही जगहों पे आज डॉक्टर साहब हर कोई पीआरपी कर रहा है, जिसको देखो अपने क्लिनिक में उसने पीआरपी खोला हुआ है। एक्चुअली अननोन पर्सन उन्हें देख लिया है ना कि बस ब्लड को ही सेंट्रीफ्यूज करके लगाना होता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं है, वो लगा के और अपने पैसे बना देते हैं। डॉक्टर साहब, पीआरपी हेयर के अलावा आपकी स्किन के लिए भी होता है, डार्क सर्कल्स के लिए भी कहते हैं कि पीआरपी होता है, आपकी स्किन की रीजनरेशन के लिए भी होता है? हाँ, पीआरपी स्कैल्प के लिए, हेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जो पीआरपी का बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहा है वो मिल रहा है मिलाज़मा में। जो माइक्रो नीडलिंग, जो हमारे दाग छाइयाँ हो जाती है उसके लिए पीआरपी, लाफ लाइंस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए भी माइक्रो नीडलिंग के जरिए हम कर लेते हैं। ओके, तो ये मतलब इसमें जो प्रोसीजर होता है और क्या कोई रिकवरी का भी होता है कि कितने घंटे में आपकी स्किन मेकअप के लिए या वैसे ही उसके काबिल होती है? अगर हेल्दी स्किन बनानी है तो उसके लिए पीआरपी बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनको पता नहीं है, वो फार्मूलेज यूज़ करते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। शाहिद मतीन साहब हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर कराची से, उनको भी हम लेते हैं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद साहब। मैडम ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है? हाँ। कौन सा, सी बी डी है मैडम? अच्छा ठीक है, उसके बारे में मालूम करना था, मेडिसिन तो मैं खा रहा हूँ। ठीक है, क्या मालूम करना था जरा बताइएगा शाहिद साहब, डॉक्टर साहब से पूछते हैं फिर हम। तो वजन नहीं बढ़ रहा है मैडम? वजन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है शाहिद नदीम साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछते हैं। शाहिद साहब पूछ रहे हैं कराची से, डॉक्टर साहब कि मेरा वजन नहीं बढ़ता, हेपेटाइटिस है मुझे और काफ़ी अरसे से मेडिसिन भी ले रहा हूँ, तो क्या किया जाए? देखिए इसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लें, जो हेपेटाइटिस बी है या सी है ये मुझे नहीं पता, बताया उन्होंने हेपेटाइटिस बी कह रहे थे। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी का तो पूरी दुनिया में इलाज है नहीं, उसकी मेडिसिन होती है वो टेक करनी पड़ेगी। और उसको तो कह रहे हैं मेडिसिन तो ले रहा हूं। हाँ, उसको कहें पीसीआर करवा लें, अगर वो पीसीआर करने से उसका अगर जो भी है वो इन्फेक्शन सही है, नेगेटिव हो गया है तो फिर वो हेल्थ उसकी सही हो जाएगी। कुछ मल्टीविटामिन्स ले ले उसके साथ, मल्टीविटामिन्स लेना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। इसका हेपेटाइटिस बी का इलाज हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे इलाज की करवाइए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह से हम किसी को बगैर किसी रिपोर्ट के देखे हुए किसी जजमेंट हम गाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपको बताती चलूँ, आप ये देखिए मैंने इससे मेयोनीज मिक्स किया, आप कलर चेक कर लीजिए, इसका इतना मसाला इसमें होना चाहिए, अदरवाइज वरना ये बिल्कुल
और आपने आई थिंक मसाला थोड़ा ऐड भी किया है। मैंने मसाला थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि जब मैंने इसे मेयोनीज ऐड किया तो मुझे थोड़ा सा खुशबू से उसकी लग रहा था कि मसाला थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम फहीता बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइस आना चाहिए उसमें। आप देख सकते हैं इसे मैंने ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड किए हैं और ये मैंने पूरा इसका एक मिक्सचर बना लिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं यहाँ पे, उसके कॉर्नर्स को मैंने एजेस को कट कर दिया है। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे मेहरान का केचप, टोमेटो केचप, या फिर मेहरान का चिली गार्लिक सॉस भी वहाँ पे है, तो अगर आप वो मुझे पास कर देंगी, पीछे रखा हुआ है ना वो समैया। अच्छा, ये भी है, हाँ पीछे वाला कर दें, वो ओपन है। चिली गार्लिक सॉस जी, मेहरान का चिली गार्लिक सॉस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, यानी कि स्ट्रेट स्पाइसेस यूज़ किए हैं, और मैंने मेहरान के स्ट्रेट स्पाइसेस यूज़ किए हैं, जिसमें शामिल है स्ट्रेट स्पाइसेस में नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये और ज़ीरा पाउडर, ये तमाम स्ट्रेट स्पाइसेस जो है मेहरान के हैं। और इसके अलावा मेहरान के प्रॉपर स्पाइस रेंज भी है, यानी जिसमें डेजर्ट मिक्स भी है, और इनके क़ोरमा मसाला भी है, इनका पुलाव मसाला भी है, कुन्ना भी है, कीमा मसाला भी है। इस तरह से मज़ीद बहुत सी मल्टीपल वैराइटीज़ हैं। और पिछले 37 सालों से, यानी कि 37 सालों से रेगुलरली मेहरान बेस्ट फूड एक्सपोर्ट का अवार्ड जो है वो जीतता आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी किस्म के कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या एडेड प्रिजर्वेटिव्स या फिर कलर्स शामिल नहीं, और खासतौर पे MSG शामिल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सैंडविच बना लेती हूँ, सब वक्त हो गया है, हमें ब्रेक लेना है। जी बिल्कुल, आप ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि सैंडविचेस की जो शक्ल है वो कैसी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमजान स्पेशल, और हमारा सबका फेवरेट सेगमेंट चल रहा है इस वक्त डालडा का दस्तरखान। और डालडा के दस्तरखान में हम बना रहे हैं चिकन फहीता सैंडविचेस, और आप देख सकते हैं बन चुके हैं, हमने कुछ तैयार कर लिए हैं सैंडविचेस, ये देखिए। और मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था ताकि मैं आपके सामने भी इसको बना सकूं। आप ये देख सकते हैं, फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व कीजिए, साथ में मेहरान का टोमेटो केचप आप रख सकते हैं, और साथ में कोल्स्ला भी कर सकते हैं। आप कोल्स्ला भी बना सकते हैं, और साथ में कोका कोला के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि रमज़ान का मैजिक जो है, असली जायकों का मैजिक साथ खाने में है। अच्छा, जल्दी से मैं बता दूं आपको कि हमने क्या किया। आपके सामने मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट किए थे, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो ब्रेड के कॉर्नर्स बचते हैं उसको प्लीज़ डिस्कार्ड मत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। उसको आप लोग ड्राई कर सकते हैं, कैसे पंखे के नीचे रख के बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे वो, इस तरह से कर लें, या फिर अवन के अंदर ऊपर का ग्रिलर ऑन करके उसमें आप रख दीजिए, तो हल्के से ब्राउन हो जाएंगे और बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, और फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए और ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। ये काम हम बहुत करते हैं। हमने इसको पैन गरम किया है, पैन गरम कर लेते हैं। अच्छा, एक देखिए, एक स्लाइस में मैंने यहाँ पे मेयोनीज लगा लिया है। ठीक है, मेयोनीज लगा के जो फहीता का फिर हमने वो बनाया था, मिक्सचर बैटर बनाया था, वो हम इस पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से उसको हम अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा सा ये रिच, क्रीमी और थिक बनेगा, बहुत ही मज़े का बनता है, और ये बहुत आपका जो है वो स्टमक फिलिंग भी होता है। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो तब भी आप बना सकते हैं, बच्चों को लंच बना के दे सकते हैं। ये फिलिंग बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये देखिए से लाइव कॉलर हैं सैयद रिजवान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल करूँ या डॉक्टर साहब से करूँ? आपकी मर्जी है। क्या सवाल करना है आपको? सबसे पहले तो आपको रमजान करीम मुबारक हो, और हम लोगों ने इतना आपसे मुस्तफीद हुए आपके, आप जो पकवान पकाती हैं, हम लोगों ने भी इधर वही सेम आपकी रिकॉर्डिंग सेव करके उसी तरीके से पकाया। और क्या बात है भाई, वर्दा ने आज चिकन फजीता सैंडविचेस सिखा रही हैं, वो देख रहे हैं आप? जी जी, मैं अभी लाइव देख रहा हूँ। और डॉक्टर साहब से एक मेरा सवाल था कि उनसे पूछे कि मुझे हेयर फॉल बहुत है, आज का ये 3-4 माह हो गए। ओहो, इनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, 3 से 4 माह हो चुके हैं। सऊदीया में रहते हैं, दुबई में? आप यूएई में हैं? दुबई में हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। दुबई में बहुत से जो मर्द हजरात हैं, उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि हेयर फॉल हो रहा होता है उनको। डॉक्टर साहब काफी अर्सा हो गया हेयर फॉल बहुत हो गया, 3 से 4 महीने उन्होंने बताया। अच्छा, इसके लिए देखेंगे वो हमसे तो दूर है, तो बेहतर यही है कि वो कोई मल्टीविटामिन्स तब तक ले लें, और कुछ मिनोक्सिडिल टाइप के स्प्रेज होते हैं वो यूज़ करें। इंशाल्लाह उसी से भी ये बेहतर हो जाएगा। नहीं तो फिर जो हमने डिस्कस किया PRP के लिए, वो कहीं से जाके वो PRP करवा ले। अगर PRP से बाल बच जाते हैं तो वेल डन, अगर नहीं बचते हैं तो फिर आके ट्रांसप्लांट ही करवा लें। हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। रिजवान साहब, आपका मसले का ये कि पहले तो आप जाएं, मल्टीविटामिन्स लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अदरवाइज आप PRP की तरफ भी जा सकते हैं। PRP से मसला हल नहीं होता तो फिर आखिरी ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। लेकिन प्लीज़ अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। और जो लोग बहुत ज़्यादा जो बाहर ममालिक में रहते हैं, लाइक सऊदीया हो गया, UAE हो गया, वहाँ पे क्योंकि खारा पानी आता है
तो इस वजह से लोगों की काफ़ी कंप्लेंट होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर आप चाहें तो आप रेमेडीज़ भी थोड़ी सी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, बाकी सैंडविचेस मैंने ऐसे ही बना के रख लिए हैं, और दूसरा मैं एक, अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल कर सकते हैं, या फिर अगर ग्रिल पैन नहीं है, ये दूं मैं आपको, तो आप तो आप नॉर्मल एक फ्राइंग पैन ले लीजिए, उस पर आप बटर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे पॉमेज ऑलिव ऑयल लगाया है, ग्रीस करके, जी ग्रीस करके आप उसको थोड़ा सा ग्रिल कर लीजिए, थोड़ा सा क्रिस्पी गोल्डन फ्लेवर आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बजाय कि व्हाइट ब्रेड के साथ ये जो पैन में ग्रिल हुई हुई होती है, उसका टेस्ट डिफरेंट, उसका टेस्ट डिफरेंट। तो मैं दो तरीके से आपको करना सिखा रही हूँ कि दो तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, और इस तरह से आप बना के सिंगल सैंडविचेस को आप क्लिंग फिल्म में रैप करके अपनी डाइनिंग टेबल पे या फिर ईद की ट्रॉली पे रख सकते हैं। तो और जब भी जो खाना चाहे वो रैप हटाए उसके ऊपर से, और उसको इजीली एंजॉय कर सकते हैं। ये हर उसके लिए बेहतरीन है, चाहे वो रमजान हो, ईद हो, बच्चों के अगर स्कूल के लंच बॉक्सेस बन रहे हैं तो उसमें बच्चे बड़ा इसको पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ये देखें, जबरदस्त। और बस इस तरीके से हम इसको कट करेंगे और एंजॉय करेंगे। और कोका कोला की मुझे प्लीज़ अगर बॉटल पास कर देंगे तो मैं चाहूँगी कि हम लाजमी ये बात मेंशन करें, क्योंकि सैंडविचेस ऐसे तो खाना जो है वो थोड़ा सा कहते हैं ना गले में भी फंसेगा। तो आप कोक के साथ एंजॉय कीजिए इसको। और मेहरान की सॉसेज है हमारे पास, मेहरान का चिली गार्लिक सॉस है, केचप है, ग्रीन सॉस भी हमारे पास है, उसके साथ भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, ये ग्रिल सैंडविच भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें चीज़ भी मैंने ऐड की थी, तो वो भी बहुत मज़े की लगेगी। इसको मैं कट कर देती हूँ और साथ में आपको रख के भी दिखाती हूँ। और आज ये ग्रिल सैंडविच खाने वाली हूँ मैं। अरे वाह बुकिंग हो गई पहले से बुकिंग हो गई है। और मैं बताऊंगी कि कल मैं आपको फीडबैक दूंगी कि कैसा बने हैं ये चिकन फजीता सैंडविचेस। और ये देखें, जबरदस्त जी, बेहतरीन। और अब हम चलते हैं तला की तरफ, और बेहतरीन सैंडविचेस है तला मैं खाऊंगी और मैं बताऊंगी कल फीडबैक देके कि कैसे चिकन फजीता सैंडविचेस बने। जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया एंड वर्दा। द सैंडविचेस लुक्ड अमेजिंग एंड टेस्टी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब शामिल करेंगे प्रोग्राम में अपना मेरा फेवरेट सेगमेंट, हम कहते हैं आलिम के बोल। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब। आशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करें जो शायद रमज़ान में कोई और नहीं करता, सिर्फ हम करते हैं, क्योंकि वो बातें करनी चाहिए जो ज़िंदगी से जुड़ी हों, जो मुसलमानों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दें, लिटरली मजबूर कर दें। अब्बासी साहब, हम देखते हैं कि मुसलमान आज रोज़े रखता है, इबादत करता है, नमाज भी पढ़ता है, नफ्स पे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सड़क पर लड़ रहा होता है, रोड रेज। हल्का सा हॉर्न किसी ने सुन लिया, रोको गाड़ी, अभी लड़ेंगे। अल्लाह भला करे सर, जो मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आज मुल्क में थोड़ा सा डीजल शॉर्ट हुआ, डीजल पंपों से गायब हो गया। हर कोई मुनाफाखोरी में लगा हुआ है कि छुपा लो माल, जितना छुपा सकते हो, आगे चल के महंगा बेचेंगे। गाड़ियों पर रोज़ बरोज़ ओन बढ़ता जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। हम किस तरह अपने रोज़ों को, अपनी इबादत को, अपने दीन को, अपने किरदार में बेहतरी लाके बचाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका, माशाल्लाह आपकी टीम ऐसे मौज़ूआत लेके आती है जिससे मुआशरे की इस्लाह होती है, तो इस पर खिराज तहसीन पेश करते हुए ये बात अर्ज़ करूँगा कि देखिए, रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए, इसकी वजह जो बयान होती है वो यही है कि ताकि हम भूख प्यास के तजर्बे से गुज़रें और हमें उन फाका मस्तों की भूख, अफलास और प्यास का ख्याल हो कि जिन्हें सारा साल खाने को नहीं मिलता। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इसका दर्स दिया है। आपके इस सवाल के दो पहलू हैं, एक आज का मुआशरा है और एक है इस्लाम। इस्लाम हमें क्या कहता है? यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि हम अपने ऊपर सख्ती कर लें। ये सहाबा का तरीका था, औरों को अता करते थे, अपने ऊपर सख्ती कर लेते थे। आप देखिए कि जंग यरमूक है, और जंग यरमूक में सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ज़ख्मी पड़े हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के लश्कर के ये मुजाहिद यानी हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर नफ्स नफीस तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारा तो ये नज़रिया और अक़ीदा है कि आका देख रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के वो ग़ुलाम ज़ख्मी पड़े हैं, तो पानी पिलाने के लिए जब वहाँ मैदान जंग में पहुँचा गया तो एक सहाबी के पास पहुँचे, उन्होंने आवाज़ दी मुझे पानी चाहिए। तो वो पानी उनके होंठों से लगा, इधर से आवाज़ आई अलातश अलातश। तो उसने कहा मैं नहीं पीता, उसको दो। उसके पास पहुँचे दूसरे तीसरे 7 लोगों ने आवाज़ दी, हत्ता कि जब वो पलट के पहले के पास पहुंचा तो वो पहला विसाल कर गया, दूसरे के पास, यानी किसी ने पानी नहीं पिया।
हर एक ने अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दी। आज प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम अपने आप को तरजीह देते हैं, दूसरों को नहीं देते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफा खोरी से सख्त तरीन मना फरमाया, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं लैसा मिन्ना, ऐसा आदमी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ने उसको खारिज कर दिया गोया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में ये रिवायत हमें सही सनद से मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम बाज़ार में तशरीफ़ ले गए और वो सहाबी उन्होंने जानबूझ के ये अमल नहीं किया जो बात मैं नाजरीन अर्ज़ करने लगा हूँ, बल्कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम बाज़ार में तशरीफ़ ले गए तो उस रोज़ बारिश हुई थी। बारिश की वजह से कुछ गंदम, ज़ाहिर है कि इतना प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, आज भी लोगों की चीज़ें गीली हो जाती हैं, तो वो ऊपर गंदम गीली हो गई और नीचे खुश्क थी और वो बेच रहे थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ रखा और आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि ये मत बेचो, क्योंकि बारिश के पानी ने इसका वज़न ज़्यादा कर दिया है और इससे जो तुम्हें मुनाफा मिलेगा ये दुरुस्त नहीं है। ये है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम हर चीज़ में मिलावट कर रहे हैं। तला जतोई साहब, गुजारिश ये है कि बिला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने फ्रॉड किया वो हम में से नहीं। आपने कहा डीजल गायब हो गया, जो डीजल हमें यहाँ मिलता है क्या वो खालिस मिलता है? क्या उसमें मिलावट नहीं होती है? जो पेट्रोल हमें मिलता है, मुझे बताइए खालिस किस पेट्रोल पंप पे मिलता है? अगर खालिस भी मिलता है तो वो उसमें भी वो आपको जो है ना वो मीटर के जरिए कमी कर देता है। दूध, हम जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, शहर कायद कराची, यहाँ पर आपको दूध का तसव्वुर भी नहीं कि आपको खालिस मिल सके। मतलब दूध के नाम पर न जाने हमें कौन कौन से केमिकल मिलते हैं। इसी तरीके से जब ये चीज़ें हम खाएंगे, आज हम आपका सवाल ये है कि जनाब फिर ये रोड पे लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? देखिए ग़ज़ा हमारी खालिस नहीं है, हमारा रहन सहन वो नबी अलैहिस्सलाम हलाल भी नहीं है। कई चीज़ें हैं, यानी आप देखिए कि रिश्वत का बाजार गर्म है। हम जब इधर चैनल के लिए आ रहे होते हैं तो कई जगहों पर हमने देखा है कि रास्ते में आपको वो मनाजिर नजर आएंगे जिनका ताल्लुक बराह रास्त कहीं ना कहीं रिश्वत से है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर लोगों के अंदर जो है वो गुस्से का बढ़ना और वो फिर मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा करना। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि रमज़ानुल मुबारक में कोई तुम्हारे साथ लड़े, तुम्हें गाली भी दे, तो हदीस के अल्फाज हैं कि जब तुमसे कोई लड़ाई करे तो तुम जवाब में कह दो अनस साहिब, मैं रोज़ेदार हूँ, कोई जवाब नहीं दो। आज क्या होता है कि आज हमसे कोई लड़ने के लिए आता है मामूली सी बात पर। मैं कल की बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि कल हम हाईवे से कराची में दाखिल हो रहे थे, रात गए थे, तो वापसी जब हम आ रहे थे तो टोल प्लाजा पर एक बड़ी गाड़ी, यानी गाड़ी करोड़ों की गाड़ी, मैं नाम नहीं लेता गाड़ी का, वो वहाँ उसने लड़ाई की। और आप यकीन कीजिए कि हम पीछे थे, मेरे साथ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब भी थे, तो हम दूसरी वहाँ से हमने गाड़ी ली और दूसरी लाइन में हम आए। मैंने ट्रक वाले से गुजारिश की कि हमें यार जल्दी पहुँचना है, तो उस बेचारे ने मेहरबानी की, रोक दिया और हम दूसरी लाइन से आए। और वो जब तक हम दूसरी लाइन में लगे रहे वो लड़ता रहा, पीछे लोग तकलीफ में थे। अब क्या था, आपके पास इतनी भारी भरकम गाड़ी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 10-20 रुपए जो टैक्स है वो दे दें। अगर आप सरकारी हैं या आप सहाफ़ी हैं, कोई भी हैं, या आप किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप दे दें यार, ये इससे मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसने इतना लोगों को तंग किया। ये लोगों को तंग करना, मामूली बात पर बाइक वाला खड़ा हो जाता है, गाड़ी वाला खड़ा हो जाता है। अच्छा, उनकी लड़ाई का नुकसान क्या होता है? पूरे ट्रैफिक जाम होता है, दर्जनों लोग परेशान होते हैं, औरतें बच्चे परेशान होते हैं। ये रोज़ाना दिन में भी और रात में भी हमारी मार्केटों का हाल है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है नाजरीन। इस्लाम की तालीम तो ये है कि हम मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, चाहत बांटें। तला जतोई साहब आप कोशिश कर रहे हैं, बोल चैनल कोशिश कर रहा है, हम यहाँ की जो रमज़ान ट्रांसमिशन नीचे हो रही है साथ, तो उसमें भी हम यही गुजारिशात करते रहते हैं कि भाई बदगुमानी से बचें, बेहयाई से बचें, फहाशी से बचें, हर तरह की ऐसी चीज़ से बचें जो मुआशरे में हेजानी कैफियत पैदा करती है। खुदा नाजरीन इससे बचकर जो है वो ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें। मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब, बहुत खूबसूरत आपने खिताब किया माशाल्लाह। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से जो बातें इन्होंने कही हैं वो आपके दिल में उतरे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात ने पूछा सहाबा कराम से मुफलिस कौन है? उनका मुफलिस वो है जिसके पास घर नहीं, खाने को नहीं, छत नहीं, मुश्किल कपड़े में नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मुफलिस वो है जिसने पूरी जिंदगियां नेकियां कमाई हैं, पूरी जिंदगी उसने नमाज पढ़ी, हज किया, रोजा किया, सिर्फ अच्छे काम किए, आखिर में एक शख्स का दिल तोड़ दिया या उसका माल खा लिया।
क़यामत के रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी सारी नेकियां उठाएंगे और उस शख्स को दे देंगे जिसका उसने दिल तोड़ा है, उसका माल खाया है, वो शख्स है असल मुफलिस। तो अल्लाह ताला हमें मुफलिसी से बचाए। इसमें आपकी बात में एक बात नाजरीन की, आपने मुफलिस की बात की, तो कंजूस कौन है? कंजूस वो है, हम ये समझते हैं कि जो हमें पैसे नहीं देता, जो हमें जो है ना वो माल नहीं देता, हमें चीज़ें नहीं देता, वो कंजूस है। ऐसा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम जिसके सामने लिया जाए वो नबी और आले नबी पर दुरूद न पढ़े वो कंजूस है। और दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना नाजरीन, नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, दुम कटा दुरूद मुझ पर मत पढ़ो। कहा दुम कटा दुरूद, कहा सिर्फ मुझ पर जो पढ़ते हो वो दुम कटा है, जब भी दुरूद पढ़ो मुझ पर भी पढ़ो, मेरी अहले बैत पर भी पढ़ो। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब। और बेशक दुरूद वही अफजल है जिसमें आल शामिल हो। साथ साथ इन राइट एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और अब मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जिनका नाम है ज़ैनब लाखानी, और ये नजराना अक़ीदत पेश करेंगी। बिस्मिल्लाह ज़ैनब। कोई दुनिया में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा, तो कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वागा क्या जूद व करम है शहीबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, क्योंकि यही तिफली जवानी के बेटाए मगुसार, तो अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर से न टार, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बहुत खूब माशाल्लाह। कितनी आपकी आवाज़ में एक मैं कहूँगी कि एक जादू सा है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है उन्हें, क्या कहेंगे ताला। ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला जिनकी आवाज़ में इतनी तासीर देता है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं तो समा बन जाता है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब। ताला आपको और कामयाबी दे और आपकी आवाज़ में ऐसे ही तासीर रहे और आप और जादू बिखेरती रहें अपनी आवाज़ का। ताला तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।